बूढ़े ने दुल्हन की तरह सजी कोठी को हसरत भरी नज़रों से देखा। कोठी चांद का टुकड़ा लग रही थी। बहुत से मर्द और औरतें कोठी की तरफ आ रहे थे। कारें आकर रुकी थी। मोहन उनसे उतरकर कोठी की तरफ जा रहे थे। ऐसे में एक लड़का पैदल बूढ़े के पास से गुजरने लगा। वो भी कोठी की तरफ आ रहा था। जरा बात सुनो बेटा। लड़का एकदम रुक गया। उसने बूढ़े को देखा और बोला, जी कहिए बाबा, आप भी उस कोठी में जा रहे हैं ना? जी हाँ बाबा, वहीं जा रहा हूँ। बूढ़े बाबा ने कहा, आज यहाँ क्या हो रहा है? ये कोठी सरदार नागेश की है। उनके यहाँ पहला बेटा पैदा हुआ है। इस खुशी में उन्होंने अपने दोस्तों को दावत दी है। सरदार नागेश के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। बूढ़े की आवाज़ खुशी की वजह से बेकाबू होने लगी। लड़के ने कहा, जी हाँ बाबा जी। क्यों, क्या बात है? क्या आप उन्हें जानते हैं? हाँ, मैं तो उन्हें जानता हूँ, लेकिन वह मुझे नहीं जानते। बड़े कारोबारी आदमी है ना? जी हाँ, ये तो है। उनकी तो बहुत पहचान है। आपको उनसे कोई काम तो नहीं? नहीं बेटा, मैं तो बस यूं ही कोठी को सजा देखकर आपसे पूछ बैठा था। आपका धन्यवाद। वैसे किसी ज़माने में मेरा उनसे बहुत सारा संबंध था। इस संबंध की वजह से मैं चाहती हूँ कि कम से कम उन्हें बेटे की पैदाइश पर बधाई तो दे दूँ। क्या ख्याल है? अगर मैं बधाई के 2-4 शब्द लिखकर आपको दे दूँ तो आप उन्हें दे दोगे क्या? क्यों नहीं, ज़रूर दूंगा। अच्छी बात है, मैं अभी लिख कर देता हूँ। ये कहकर बूढ़े ने जेब से कागज़ निकाला और फिर लिखने लगा। कागज़ फोल्ड करके उसको दे दिया। लो बेटा, उन्हें दे देना, वो समझ जाएंगे कि कौन आया था। जी अच्छा, लेकिन अंकल, अगर आपका उनसे कोई करीबी संबंध है तो आप खुद क्यों नहीं मिल लेते? वो ऐसा है ना, आज यहाँ लोगों की दावत है। मेरा अंदर जाना किसी तरह भी सही नहीं होगा। लोग सोचेंगे कि खाने के लिए अंदर घुस आया है। मैं तो ऐसा नहीं हूँ कि कहीं से भी अतिथि नज़र आ सकूँ। अच्छा ठीक है, आप चिंता ना करें, मैं उन्हें दे दूंगा। जीती रहो बेटा। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रमन है। रमन? जी हाँ, यही नाम है। अच्छा धन्यवाद, मैं चलता हूँ। वो मुड़ने लगा। इस वक्त रमन ने उसकी आंखों में आंसू झलकते देख लिए थे, लेकिन वो कुछ पूछ ना सका, इसलिए उसने उलझन महसूस की। फिर वो कोठी की तरफ चल दिया। दरवाजे पर पहुंचकर उसने मुड़कर देखा। वो देखना चाहता था कि बूढ़ा चला गया है या अभी खड़ा है। उसने देखा कि बूढ़ा चलते चलते मुड़ कर कोठी की तरफ देख रहा था। इस बार उसकी नज़र उस पर भी पड़ गई। वो जल्दी से मुड़ गया और कदम उठाने लगा। जब तक वो नज़रों से ओझल ना हुआ, वो तब तक कोठी के अंदर ना गया। बूढ़े की नज़रों से ओझल होने पर उसने अपने दिल को टटोला। अब वो पहले से भी ज़्यादा बोझ महसूस हुआ। वो इस बोझ को समझ न सका। वो अंदर चला गया। फंक्शन शुरू हो चुका था। सब खाने में बिजी थे। सरदार नरेश तो इतना बिजी था कि बार बार इधर उधर दौड़कर मेहमानों को पूछ रहा था। रमन ने उस पर एक नज़र डाली। कागज़ उसके हाथ में था। उसने सोचा, इस वक्त ये कागज़ देना उसे सही नहीं होगा। अब तो उसके पास पढ़ने का वक्त ही नहीं है। यूं ही इधर उधर कागज़ गिरा देगा। वो पास तो रहता ही है, कल किसी वक्त दे दूंगा। ये सोचने के बाद वो खाना खाने में बिजी हो गया। दूसरे दिन रात के वक्त उसने सरदार नरेश की दरवाजे की बेल बजाई। नौकर बाहर आया तो उसने सरदार नरेश को संदेश भेजा। वो उनसे मिलना चाहता है। रमन उसका नज़दीकी पड़ोसी था। सरदार नरेश उस लड़के को बहुत पसंद करता था। कभी कभार वो उससे घर का कोई कामकाज भी करवा लेता था। उसने फ़ौरन ही उसे अंदर बुला लिया। थोड़ी देर बाद बातचीत करने के बाद उसने पूछा, कहिए रमन, कैसे आए? मैं कल जब फंक्शन में आ रहा था तो आपकी कोठी से कुछ दूरी पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई दिया था। उसने मुझे ये चिट्ठी दी थी और कहा था कि ये मैं आपको दे दूं, लेकिन उस वक्त आप बहुत बिजी थे। मैं सोचा कल फुर्सत में दे दूंगा। आपने अच्छा काम किया रमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ये कहकर सरदार नागेश ने चिट्ठी ले ली। उस पर लिखे शब्द पढ़कर चिट्ठी जेब में डाली। अच्छा मैं चलता हूँ, चाय नहीं पियोगे? फिर कभी सही, इतना कहकर रमन चल दिया। ऐसे में उसने कई बार चाहा पूछ लूँ कि वो बुरा कौन था, लेकिन पूछ ना सका। इस किस्से को कई दिन गुजर गए। उसे बार बार बूढ़े का ख्याल आता रहा। आखिर धीरे धीरे वो उसे भूल ही गया। इस शाम वो अपने ऑफिस से फ्री होकर घर वापस आ रहा था। सरदार नगेश की कोठी के करीब से गुजरते हुए वो ये देखकर चौंक गया कि वही बूढ़ा खड़ा था। बूढ़े को देखकर उसके कदम उसकी तरफ उठने लगा। नमस्ते बाबा जी। वो चौंक गया। कुछ सेकंड तक उसकी तरफ देखता रहा। कुछ देर बाद बोला, आप वही तो नहीं जिन्हें मैंने उस दिन चिट्ठी लिखकर दी थी? जी हाँ, मैं वही हूँ। आज आप फिर यहाँ आए हो। मैं महीने में एक बार यहाँ ज़रूर आता हूँ, लेकिन क्यों? बस इस कोठी को एक नज़र देखने के लिए। और क्या? रमन जल्दी से बोला। और उस कोठी वालों के हालचाल मालूम करने के लिए। दरअसल गांव में एक पागल औरत रहती है। बस वो जिद करती है मैं यहाँ आऊँ और उनके हालचाल उन्हें सुनाऊँ। वो कौन है और आप किस गांव में रहते हैं? मैं सुंदरपुर गांव में रहता हूँ। मेरा नाम सुलेश है। ये कहकर वो जाने के लिए मुड़ा। फिर उसने नमस्ते किया और फिर चला गया। रमन उसे देखता रह गया। एक बार फिर वही बोझ उस पर सवार हो गया। अचानक वो बड़बड़ाया, मैं इस बोझ से मुक्ति जरूर पाऊंगा। इतवार के दिन वो सुंदरपुर गांव में पहुंच गया और वहां पहुंचकर सुलेश अंकल का घर तलाश करना जरा भी मुश्किल ना हुआ। उसने धड़कते दिल के साथ दरवाजे की बेल बजाई। वो समय सुबह का था। गांव शहर से ज़्यादा दूर नहीं था। दरवाजा खुला तो सुलेश बाबा जी की आवाज़ सुनाई दी। ओहो, ये आप हैं? आइए, अंदर आइए। कौन है? अंदर से बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई दी। शहर से कोई साहब आए हैं, उसने कहा। उसे अंदर ले आया। छोटा सा घर था 2 कमरे का। उसकी हर चीज़ से गुर्बत टपक रही थी। कैसे आए हो बेटा? मैं अपनी उलझन दूर करने के लिए आया हूँ। उम्मीद है आप मेरी उलझन दूर जरूर करेंगे। आपका सरदार नागेश से क्या रिश्ता है? आप वहाँ क्यों जाते हैं? ये कोई नई कहानी नहीं है। दुनिया में ऐसा होता ही रहा है। हमारे साथ कोई नई बात नहीं है। बस उसने ज़्यादा पढ़ लिख लिया था, इसलिए हम गवारों को अपने साथ नहीं रख सकता। तो क्या वो आपको खर्चा देता है? खर्चे की हमें ज़रूरत नहीं। हम दोनों मिलकर 2 वक्त की रोटी कमा लेते हैं। गांव में इतना काम सभी को मिल जाता है। कटाई का मौसम है, सब्जियां तोड़ने का काम सालों साल चलता रहता है। मतलब ये कि वो आपसे मिलते भी नहीं। बाबा जी बोले कि अगर मिलते तो मैं यहाँ वहाँ जाकर बाहर ही बाहर क्यों आता। और उस दिन आपने कागज़ पर क्या लिख कर दिया था? बुढ़िया दर्द भरे अंदाज में लंबा सांस भरकर बोली, ये कि बधाई हो। बहुत आरजू था कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हो। अगर ऐसा ना होता तो हम दोनों तड़पते रह जाते। अब बहुत सुकून है। वो पैदा हो गया जिसका इंतज़ार था। इसका क्या मतलब? वो पैदा हो गया जिसका इंतज़ार था। बेटे, तुम नाश्ता किस चीज़ से करोगे, चाय या लस्सी? मतलब ये कि आप मेरे इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं। वो कहने लगे, ये मेरी और इस बुढ़िया की ख्वाहिश है। सरदार का बेटा भी खूब पढ़े लिखे, बहुत बड़ा कारोबारी आदमी बने। और क्या? उसने बेचैन होकर कहा, मुझे और इससे आगे क्या कहना चाहिए सरदार की माँ। वो ऐसी ख्वाहिश है जिसको हम बता नहीं सकते। माँ, कोशिश करो बताने की। तभी बुढ़िया बोली, बेटा, एक दिन आएगा जब तुम्हें इस सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। मेरा बोझ उतर गया। मैं कोई बेचैनी महसूस नहीं कर रहा था। रमन ने ऊपर वाले की धन्यवाद किया और फिर वहाँ उनके घर का सादा नाश्ता करके वहाँ से चला आया। 30 साल बाद उसे इस सवाल का जवाब मिल गया। सरदार नगेश का कारोबार 30 सालों में बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। कोठी बिक चुकी थी और अब वो किराए के मकान में रहता था। बुढ़ापा उस पर बुरी तरह सवार हो चुका था। उसने अपनी कारोबारी ज़िंदगी में अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया ज़रूर था। उसकी एक बड़े घराने में शादी भी कर दी थी और अब वो एक बड़ा सरकारी ऑफिसर बन चुका था।
बाप से अलग कहीं और रहता था। रमन एक दिन किसी दोस्त से मिलने गया तो एक शानदार सजी बनी कोठी के सामने उसे एक बूढ़ा सरदार नगेश खड़ा दिखाई दिया। उसे एक झटका सा लगा, उसके कदम खुद ब खुद उसकी तरफ उठ गए। सरदार नगेश, ये आप हैं? उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा, कई सेकंड तक देखता रहा, फिर बोला, अच्छा ये आप हैं रमन? हाँ, आपने ठीक पहचाना, लेकिन आप यहाँ कैसे खड़े हैं? वो सामने वाली कोठी देख रहे हो? ये मेरे बेटे की है, आज उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। वाह वाह! रमन थक से रह गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके सारे सवालों का जवाब मिल गया था। क्यों दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की नई नई कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगले वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।